हेलो बच्चों, हम महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक में एसिटिक अम्ल बनाने की विधि, शीघ्र सिरका विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। एसिटिक अम्ल के प्रयोगशाला में बनाने की विधि के बारे में चर्चा हमने पूर्व कालखंड में कर चुका है। इसके पश्चात इसको बृहद पैमाने में, बहुत बड़े मात्रा में बनाने के लिए हम औद्योगिक या इंडस्ट्री में इसको बनाना चाहेंगे। और इंडस्ट्री में बनाने के लिए जो विधि का हमने उपयोग किया, उस विधि को शीघ्र सिरका विधि कहते हैं। आप सबको मालूम होगा, शीघ्र का मतलब होता है बहुत जल्दी। अब बहुत जल्दी कोई चीज को कराने के लिए हमको कोई ना कोई उत्प्रेरक या अपचायक या ऑक्सीकारक या कोई ऊपर से कोई एजेंट को डाला जाता है। अर्थात शीघ्र सिरका विधि में सिरका जो एसिटिक अम्ल कहलाता है, इसको हमको प्राप्त करना होता है। इस विधि में एल्कोहल का सीधा सीधा ऑक्सीकरण करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक चित्र के माध्यम से इसको जानने की कोशिश करें। इसमें बाल्टी नुमा एक पात्र होता है, इस प्रकार से बाल्टी के आकार का एक पात्र होता है। और ये जो पात्र है वो लकड़ी का बना हुआ होता है, वुड का बना हुआ होता है। इसमें ना कांच का रहता है, ना कोई स्टील का रहता है, ना लोहा का रहता है। लकड़ी का इसलिए रहता है कि हमें शीघ्र सिरका प्राप्त करने के लिए एक बैक्टीरिया, जिसको हम एसिटोबैक्टीरिया कहते हैं या माइकोडर्मा बैक्टीरिया कहते हैं, उस बैक्टीरिया जो है अल्टीमेट, जब कोई लकड़ी या वुड में नमी की उपस्थिति आती है तो वो स्वतः पैदा हो जाता है। इसलिए हमने वुड या लकड़ी का उपयोग किया। इस प्रकार से ये नाम हो जाएगा लकड़ी का बाल्टी नुमा पात्र। लकड़ी के बाल्टी नुमा पात्र के ऊपर हम इसको बंद कर देते हैं और एक छोटा सा मुंह छोड़ देते हैं, और इस मुंह से हमने निकास नली लगा देते हैं, जहां से ऑक्सीजन प्रवेश करता है। और यहीं से हमने तनु C2H5OH, इसका नाम होता है बच्चों C2H5OH का एथिल एल्कोहल। हमने इसको कोष्टक में एथिल एल्कोहल लिख देते हैं, एथिल एल्कोहल। तनु, आप सबको पता है कोई भी कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होंगे, एक है सांद्र और दूसरा तनु होता है। तनु और सांद्र में अंतर क्या है ये बताना चाहूं मैं। पहले सांद्र के बारे में चर्चा करें। सांद्र द्रव वह द्रव है जिसमें उसके अणुओं या परमाणुओं की मात्रा, इसका मतलब अवयव 100% उपस्थित होता है। कितने प्रतिशत? 100% उपस्थित होगा, सांद्र द्रव कहलाता है। उस सांद्र द्रव से कहना चाहिए हम जितने प्रतिशत निकालते हैं, मान लीजिए 100% कोई एथिल एल्कोहल है, C2H5OH हमने प्राप्त किया। यहां पे हमको तनु एथिल एल्कोहल प्राप्त करना है। सपोज दैट 40% तनु C2H5OH मुझे प्राप्त करना है। वैसे एक्चुअल में 40% तनु एथिल एल्कोहल इसमें उपयोग होता है, तो हम इसको मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं 40% तनु C2H5OH। अब 40% कैसे बनाएं, ये तनु कैसे बनाएं? तो 100% जो एथिल एल्कोहल है वहां से 40 मिलीलीटर, द्रव है तो मिलीलीटर, ठोस है तो ग्राम, और इसमें हमने 60 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर या आसुत जल मिला देते हैं।
बन गया क्या 40 और 60 100 ml बन गया, अर्थात ये भी 100% बन गया। लेकिन 100% में 40% क्या है, सांद्र है, और 60% क्या है, पानी है। अर्थात ये जो तनु एथिल एल्कोहल है 40% का तनु हो गया। माने विलयन जो है वो गाढ़ा ना हो करके पतला हो गया। पतले द्रव को तनु कहते हैं। जितने पतला होता है उतने तनु होता है, अर्थात सांद्र और तनु को हम इस प्रकार से बताते हैं। अब इस बाल्टीनुमा पात्र में हम लकड़ी का एक छेदनुमा कास्ट जो मोटाई चौड़ाई में बराबर होता है बीचों बीच लगा देते हैं, और इस प्रकार से ये लकड़ी का छेदनुमा एक पात्र होता है। ये यहां इस प्रकार से ये छेद को हम दिखाते हैं। 2 या 3, हर छेद में 2 या 3 छेद कहना चाहिए होता है। इस प्रकार से इसका हम नामकरण करते हैं तो छिद्र युक्त गत्ता कहते हैं इसको। छिद्र युक्त गत्ता या छिद्र युक्त टॉप, छिद्र युक्त लकड़ी का गत्ता या टॉप। ये बोलते टॉप इसलिए बोलते हैं कि जो बाल्टीनुमा संरचना है उसके ऊपर में रखा हुआ है। रख दिए, ये छेद है, यहाँ पे कई छेद हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे 1 2 3 4 5 ही छेद है, इसमें जितना बड़ा बाल्टीनुमा संरचना होगा उतना छेद की संख्या अधिक होगी। इसके अंदर हमने जो लकड़ी का छीलन होता है, कोशिश ये रहे जो लकड़ी हमने इसमें छीलन डाले हैं वो क्या हो, बार्क हो। बार्क मतलब होता है छिलका। छिलका मतलब जो तना होता है, तना के बाहर है ना, सबसे आउटर साइड जो रहता है उसको छिलका कहते हैं। तने के बाहर का पार्ट, उसमें उसको डाल देते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। यह कुल मिला के ये कहना चाहिए लकड़ी का जो बुरादा होता है, भूसा, वो भी इसमें डाला जा सकता है। ये लकड़ी का छीलन, लकड़ी के छीलन के नीचे एक गोल लकड़ी से बना हुआ छेद युक्त, इस प्रकार से छेद युक्त एक ताकि हम जो भूसा डाले हैं या लकड़ी का छीलन डाले हैं वो नीचे ना गिरे। ये हमने एक और पात्र लकड़ी का लगा देते हैं जिसमें छेद रहता है। कुल मिला के इसको हम कहेंगे वायु या ऑक्सीजन को जाने वाले एक लकड़ी का गत्ता। वायु या ऑक्सीजन को वायु के लिए छिद्र, ये जो छिद्र ना वायु के लिए छिद्र है। क्यों वायु के लिए छिद्र है, उधर से ऑक्सीजन आ रहा है, देख रहे हैं। ये मैंने इसका अभी कार्यशैली अभी नहीं बताया हूं आपको, क्या मैकेनिज्म है इसका। अभी हमने चित्र के माध्यम से ये बता रहे हैं, वायु का छिद्र लकड़ी से बना हुआ एक गत्ता लगा देते हैं। इसके नीचे में एक हम तख्ता लगा देते हैं, जो लकड़ी का मोटा तख्ता होता है, यहां से इस प्रकार ये सख्त होता है, बीच बीच में छेद होता है। ये सबसे नीचे में जो हमने
डाला। क्या डाला है? तनु C2H5OH एथिल अल्कोहल। ये आ जाता है यहाँ से एक छेद बना के निकास नली फिट करते हैं ऐसे, और इस निकास नली को कोई पात्र, ये जो पात्र है कांच का भी हो सकता है, लोहा का भी हो सकता है ना, ये पात्र निश्चित नहीं है कि लकड़ी का भी हो सकता है। तो ये पात्र में हमने जो बूंद बूंद करके इकट्ठा कर लेते हैं, क्या प्राप्त करते हैं इसमें? सिरका, या इसी को कहते हैं CH3COOH। अब देखिए बच्चों, लकड़ी के बाल्टीनुमा पात्र में हमने क्या मिलाया? तनु C2H5OH। तनु C2H5OH एथिल अल्कोहल के मिलाया। कितना भरते हैं बता दूं मैंने। जो लकड़ी का जो गत्ता है इसको हम तख्ता भी कहते हैं, सछिद्र तख्ता, सछिद्र तख्ता। ये इतना मिलाएं कि यहाँ जो नीचे जो टैंक है, अंतिम में जो टैंक है वो भर जाए। कैसे भरेगा? सबसे पहले हम यहां से मिलाएंगे तो ये छेद से होते हुए बूंद बूंद करके इकट्ठा ये बहेगा नहीं। एक नाली मान लीजिए डाल देते तो सीधा जो है ना एक चीज को भिगोते हुए आगे बढ़ जाता है। जब हम बूंद बूंद करके ये आगे आएगा तो पूरे जो लकड़ी के जो छीलन है उसको भिगोते हुए नीचे आएगा, और नीचे ऐसा छिद्र बनाए हैं कि हमने ओवर माने पहले क्या हो जाएगा, पहले यहां भर जाएगा, यहां भरेगा तब वो जो बूंद बूंद करके ये नीचे आएगा और सबसे नीचे में ये भर जाएगा। आप सबको पता है जब एथिल अल्कोहल किसी लकड़ी के बुरादा या छिलका के साथ संपर्क होता है तो कुछ ही घंटों के पश्चात उसकी स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है, अर्थात वो मुलायम होने लगता है। और मुलायम जैसे ही उस समय मुलायम होता है, नरम होने लगता है, वहां पे एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाता है, बैक्टीरिया पनप जाता है, पैदा हो जाता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम एसीटी। ये पैदा हो गया। अब ये जैसी माइकोबैक्टीरियम एसीटी जो पैदा हो जाता है, ये जो लकड़ी का जो वो है बुरादा है ये काफी मुलायम हो जाता है और ये सीधा सीधा एथिल अल्कोहल के साथ में क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। मिक्स मतलब मिल जाता है, और मिलने के कारण C2H5OH जो है इसी लकड़ी के बुरादे से नवजात ऑक्सीजन प्राप्त कर लेता है, अर्थात एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देता है। और ऑक्सीकरण से हमें सीधा सीधा क्या प्राप्त होगा? सिरका, एथिल अल्कोहल। यहाँ पे आप एथिल अल्कोहल नहीं, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। यहां से एसिटिक अम्ल हम निकास नली के माध्यम से यहां प्राप्त कर लें। इसकी रासायनिक समीकरण देखें तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण। सबसे पहले हमने क्या मिलाया? तनु अल्कोहल। तनु अल्कोहल C2H5OH प्लस इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण नवजात ऑक्सीजन कौन से? माइकोबैक्टीरियम एसिटी जो है नवजात ऑक्सीजन देता है। तो नवजात ऑक्सीजन को बच्चों हम बड़े कोष्ठक के अंदर बंद इस प्रकार से कर देते हैं, और तीर के निशान, और यहाँ पे जो बैक्टीरिया यहाँ पे पैदा हुआ, बैक्टीरिया कोई ऊपर से हमने नहीं डाला, और बैक्टीरिया कोई पैदा होने वाला बीज नहीं होता,
बैक्टीरिया अनुकूलित अवस्था में ऑक्सीजन की उपस्थिति में चाहे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया क्या होता है, पैदा होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में लकड़ी के छीलन से एल्कोहल जब संपर्क में आता है तो स्वाभाविक रूप से ये बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, माइकोबैक्टीरियम एसिटी। तो माइकोबैक्टीरियम एसिटी। यहां पे हमने बच्चों कहीं पे कोई गर्म नहीं कर रहे हैं। यदि हम गर्म करते तो सबसे पहले लकड़ी जो है क्या हो जाता, जल जाता। आप कभी शंका मत करिए कि इसमें भी गर्म होता है ना। ऑक्सीकरण होता है तो हम नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में एल्कोहल को ऑक्सीकृत करते हैं। माइकोबैक्टीरियम एसिटी ये बहुत अधिक मात्रा में नवजात ऑक्सीजन देता है। और सीधा सीधा देखिए ये कार्बन के नाभिक से नवजात ऑक्सीजन जुड़ जाता है और क्या बना लेगा, CH3। ये बताइए मुझे यहाँ पे CH3 CH2 है, CH3 CH2 लिख सकते हैं। इसके पूर्व कालखंड में और मैंने इसको बताया था CH3 फिर COOH। कैसे देखिए, 2 कार्बन वहां है उपस्थित है, हाइड्रोजन अभी कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, 1 और 1 2 ऑक्सीजन। क्लियर हो गया एकदम। 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन वो और 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4, मतलब 5 और 1 6 हाइड्रोजन यहाँ पे है। कितने हाइड्रोजन बचे बच्चों, 2 हाइड्रोजन बचे। और यहाँ पे COOH हो गया, CH3 COO। इसको इस प्रकार से मैं समझा, माने हम समझते हैं इसको हम CH3 CH2OH लिख सकते हैं अथवा या R करके समझ सकते हैं। यहां पे ये नवजात ऑक्सीजन इस कार्बन पे आया और आके क्या बनाएगा, CH3 COOH। अभी क्या बच गया भैया, 2 हाइड्रोजन बचा है, 2 हाइड्रोजन नहीं बचा। देख लीजिए ये जो नवजात ऑक्सीजन है इस कार्बन के नाभिक से जुड़ जाता है। तो कार्बन के नाभिक से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, COOH। तो यहां से एक H बचा और ये एक H बचा। तो एक H यहां से एक H वहां से, ये दोनों क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। और H2 की उपस्थिति में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन बहुत कम रखता है, इलेक्ट्रॉन न्यून होता है। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलने की कोशिश करता है, यहाँ पे अल्टीमेट हीट मतलब गर्म होने लगता है। कौन सा, ये लकड़ी का बुरादा और एसिटिक अम्ल। और हीट होगा तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में उसको रिएक्ट करता है और ऑक्सीकरण करने के पश्चात CH3COOH बना और ये हाइड्रोजन बन गया। अब हाइड्रोजन कहीं यहाँ हाइड्रोजन मिलेगा क्या हमको? हाइड्रोजन जो है इसी निकास नली के माध्यम से एसिटिक अम्ल की ओर आता है और ये अल्टीमेट ऊपर वाष्प बन के उड़ जाता है। क्यों? प्रश्न ये है आपका कि हाइड्रोजन जो है वाष्प बन के ऊपर क्यों उड़ गया सर? ये तो रहना चाहिए यहाँ पे, यही प्रश्न है। आप सबको पता है बच्चों, हाइड्रोजन आवर्त सारणी में प्रथम सदस्य होती है। कौन से सदस्य? प्रथम सदस्य। अर्थात हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है ना। अब देखिए परमाणु क्रमांक 1 है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, निश्चित रूप से 1 होगी। और 1 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा? आसानी से देने का या निकाल देने की गुण होगी, और निकाल देगी तो वो क्या हो जाएगा? स्थायित्व प्रदान हो जाएगा।
स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश करेगा, और जब वो एक हाइड्रोजन निकाल देगा तो स्थायित्व प्रदान हो जाएगा, तो अपने ऊपर में धन चिन्ह ग्रहण करता है। धन चिन्ह ग्रहण करेगा, निकलेगा तो, और इसीलिए इस हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं, H+ आयन। और ये निकाल दिया है, इसके पास कुछ भी नहीं बचा है। जब कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या करेगा? वो वहां रहेगा, वो कहीं भी जा सकता है। कहीं भी का मतलब, जब उसके पास में जो वजन चीज था वो निकाल दिया है तो क्या हो जाएगा? वो हल्का हो जाएगा। और हल्का चीज क्या होता है? आसमान में उड़ने काम करता है। भविष्य में यदि हम भी हल्का हो जाएंगे, हमारे भी पंख लग जाएंगे, तो हम भी उड़ने लगेंगे, है कि नहीं? इसका मतलब यह है हाइड्रोजन हल्का होता है, आसमान में उड़ जाता है। और जैसे जैसे आसमान माने पृथ्वी से ऊपर जाते जाते हैं, हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ते जाती है, और एक स्थिति ऐसा आता है हाइड्रोजन संलयित हो जाता है, और प्रकाश का जो गोला है, जिसको हम सूर्य के नाम से जानते हैं, उस सूर्य का निर्माण करता है, जहां एनर्जी, ऊर्जा का अपार सोर्स होता है, और ये हाइड्रोजन ऊपर निकल गया। इस प्रकार से हम शीघ्र सिरका जो विधि है, शीघ्र सिरका विधि का शीघ्र सिरका विधि के बारे में चर्चा किया। इस प्रकार शीघ्र सिरका विधि का नामांकित चित्र रासायनिक समीकरण के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। इसके पश्चात हमारे मुख्य बिंदु में आता है भौतिक गुण, एसिटिक अम्ल के भौतिक गुण। भौतिक गुण, एसिटिक अम्ल का भौतिक गुण। पहला भौतिक गुण जो हमको दिखता है ना, बाहरी आउटर जो दिखाई पड़ता है, उसको भौतिक गुण कहते हैं। अर्थात एसिटिक अम्ल को यदि हम देखें, है ना, तो यह रंगहीन दिखाई पड़ता है। कैसा? रंगहीन। रंगहीन का तात्पर्य, अर्थ क्या होगा? क्या होना चाहिए? वो कोई रंग का नहीं होगा। आप लोग को मत पता है कितने रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं? मुख्य रूप से बच्चों 7 रंग होता है ना। और 7 रंगों के जो समुदाय है उसको ही स्पेक्ट्रम कहते हैं ना। और उस स्पेक्ट्रम में जो 7 रंग होते हैं उसको हम विबग्योर भी कहते हैं, बैजानी, हैप्पी, नाला। इसके अलावा भी कुछ रंग होते हैं, जैसे है ना आपके कपड़े का कलर, वो 7 रंगों से हटके है, नहीं है का? है ना। तो वो जो रंग है ना, आप और मेरे द्वारा बनाया गया रंग है। कहने का तात्पर्य, हम मानव जो है उसको 2 रंग को मिला देते हैं तो एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर आ जाती है। लाल रंग और सफेद को मिला देने से, है ना, काला बन जाता है। मिला के देखना। तो काला क्यों बना भैया? काला 7 रंगों में है का? नहीं है ना। लेकिन काला रंग का दिखता है। आपने जो सलवार पहना काला रंग का है, आप शर्ट पहना काला रंग का है ना।
आपका बाल भी काला रंग का है? तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, 7 रंग के अलावा और रंग होते हैं, जितने भी रंग है उस रंग में कोई रंग इसमें नहीं पाया जाता, इसलिए उसको हम रंगहीन कहते हैं। जिस प्रकार से पानी हमको रंगहीन दिखता है, पानी को जिस रंग में रंगो उस रंग में रंग जाता है, वैसा ही एसिटिक अम्ल है, जिस रंग में इसको रंगना चाहो उस रंग में रंग जाएगा, लेकिन अभी कोई रंग नहीं है इसमें, इसलिए ये रंगहीन है। और यदि हम इसको सूंघना चाहें नाक से, तो जैसे ही एसिटिक अम्ल को सूंघोगे पीछे आपका ऐसे सिर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्या होगा? इसका जो गंध है ना तीक्ष्ण होगा, अप्रिय होगा, पसंददार नहीं होगा, है ना। और जो गंध पसंद होता है उसको खुशबू कहते हैं, लेकिन ये भी मत भूलिए ये बदबूदार नहीं होता, तीक्ष्ण होता है, पंजेंट। इसका मतलब नाक में जैसे ही घुसने के कारण हमारी जो कार्टिलेज होती है, उपास्थि होती है, उसको ये स्ट्रोक मारता है और अल्टीमेट तीक्ष्ण होने के कारण हमारा सिर जो है पीछे चला जाता है। तो एसिटिक अम्ल जो है तीक्ष्ण गंध वाला होता है। तीक्ष्ण ता में छोटे ही की मात्रा, तीक्ष्ण गंध वाला होता है और यह द्रव होता है। आप सबको पता है द्रव पदार्थ की एक अवस्था है। पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं बच्चों? 3 अवस्था। नहीं, पदार्थ के 4 अवस्था होते हैं। अब तक आपने 3 अवस्था जानते हो, पदार्थ के 4 अवस्था होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। तो चौथा अवस्था कहाँ है, कौन सा है? उसको प्लाज्मा या प्लास्टिड कहते हैं, है ना। तो आज के बाद समझ जाइए पदार्थ के 4 अवस्था होते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक जो अवस्था है वो द्रव कहलाता है, जो हमारे एसिटिक अम्ल होता है। अगला नंबर 2 भौतिक गुण। यदि हम इसको विलय करना चाहें, घोलना चाहें, है ना, तो पानी में आसानी से घुल जाता है। किसमें? पानी। पानी मतलब जल, जल में विलय। नंबर 3 भौतिक गुण क्वथनांक। क्वथनांक, आपको मैं पूछूं क्वथनांक क्या होती है? इसके पूर्व कालखंड में परिभाषा बता चुका मैंने, है ना। वे परम तापमान या वे क्रांतिक तापमान में कोई द्रव कहना चाहिए क्या होता हो? उबलता हो, है ना। कुल मिला के एसिटिक अम्ल को यदि हम उबालना चाहें तो उस बिंदु को हम क्वथनांक कहेंगे, और इसका होता है 110 अंश सेंटीग्रेड। कितने? 110 अंश सेंटीग्रेड। 110 अंश सेंटीग्रेड तापमान पे क्या होता है? उबलने लगता है। इसी प्रकार से यदि हम इसको जमाने की कोशिश करते हैं, जमाना मतलब बर्फ बनाना, इस बिंदु को हिमांक कहते हैं। क्या कहेंगे? हिमांक। हिमांक। तो हिमांक इसका होता है 16.5 अंश सेंटीग्रेड तापमान पे ये फ्रीज हो जाता है, जमने लगता है। और नंबर 4 इसका हम भौतिक गुण जानना चाहें, एसिटिक अम्ल का 4था भौतिक गुण, तो इसके स्वभाव मतलब प्रकृति, ये कैसा होगा? ये अम्लीय स्वभाव का होता है। कौन सा स्वभाव? अम्लीय स्वभाव। अम्लीय स्वभाव या प्रकृति भी लिख सकते हैं, अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति। अब देखिए बच्चों,
जाहिर है एसिटिक अम्ल है तो उसका स्वभाव अम्ल होगा ही, है ना। अम्ल है तो उसका स्वभाव अम्ल होगा ही। लेकिन हम अम्ल को जानने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? लिटमस पेपर सुने होंगे आपने, है ना। लिटमस पेपर सुने होंगे, लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है कि नहीं। तो इस प्रकार ये लिटमस पेपर, कौन सा लिटमस पेपर? नीली लिटमस पेपर को यदि हम एसिटिक अम्ल में डुबा देते हैं तो वो लाल हो जाता है, अर्थात इसके स्वभाव क्या होगी? अम्लीय प्रवृत्ति होगी। तो लिख दीजिए, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये। अगला पॉइंट में आते हैं हम, नंबर 5वां भौतिक गुण। एसिटिक अम्ल को सामान्य भाषा में, बोलचाल के भाषा में हम एक अम्ल के रूप में जानते हैं। उस अम्ल को कहते हैं हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, है ना। ग्लेशियल एसिटिक एसिड या अम्ल, ये इसको माने सूक्ष्म रूप, छोटा रूप GAA भी कहते हैं। परीक्षा में पूछता भी है GAA का नाम क्या है, तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल होगा, है ना। तो ये 5 जो गुण है भौतिक गुण कहलाता है किसका? एसिटिक अम्ल का, CH3COOH का। अब आ जाते हैं बच्चों रासायनिक गुण में। एसिटिक अम्ल का रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। पहला रासायनिक गुण, धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं। बाइकार्बोनेट, है ना। कहने का मतलब मेरा ये है, कोई भी धातु के कार्बोनेट से हम यदि एसिटिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो क्या होती है? एसिटिक ये है, लिख लीजिए, धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल का कोई भी धातु के कार्बोनेट ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं अपन CH3COOH, इसके थोड़ा अधिक मात्रा ले लेते हैं। ये कौन सा कार्बनिक यौगिक है बच्चों? एसिटिक अम्ल। क्या है ये? एसिटिक अम्ल। ये कोई भी धातु के कार्बोनेट लेते हैं, मान लीजिए हम सोडियम एक धातु है, मैं कल का मतलब पूर्व कालखंड में चर्चा कर चुका हूं। धातु किसको कहते हैं? 3 मुख्य इसके लक्षण को याद रखना है आपको। पहला, धातु में धात्विक चमक होता है। दूसरा, विद्युत के प्रति सुचालक होता है। और तीसरा, ठोकने पीटने पे चादर की तरह फैलता है। बस 3 गुण को याद रखिएगा। और ये सोडियम हो गया, Na2CO3, इसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की क्रिया हम किससे कराएं?
एसिटिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हमें सीधा सीधा इसके लवण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? लवण। देखिए 2 अणु CH3 के COON A प्राप्त हुआ। देखो बच्चों CH3 2 अणु यहां भी है, फिर COO 2 अणु वहां भी है और Na 2 अणु वहां भी है। बन गया। अब हमारे पास में क्या बचता है? एक H मतलब 2H बचा, H2 यहाँ पे। क्लियर है बिल्कुल। यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो चला गया है, CO3 बच गया है, बचा है CO3, तो ये CO3 यहाँ बचा है। इसमें क्या बनेगा? ये एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को दे देगा तो पानी बन जाएगा और यहाँ CO2 बनेगा, अर्थात ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी। अब बच्चों एक प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बना? बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। आपका उत्तर है सर कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए बना, ये सोडियम कार्बोनेट ठोस होता है, जब कोई ठोस को हम अम्ल के साथ मिलाते हैं तो गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। और गर्म होने के पश्चात कोई भी चीज को आप गर्म करते हो, जलाने की कोशिश करते हो तो काला काला एक गैस निकलता है, वही तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वही तो कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल गया। ठोस को जब हम गर्म करते हैं, जलाने की कोशिश करते हैं तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है और एक नवजात ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को दे देता है, अर्थात नमी भी निकलता है। पहले नमी निकलेगा पानी, उसके बाद और जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, उसके बाद जलाओगे तो वो जल जाएगा, कोयला बन जाएगा। रहता है ना कोयला काला। लकड़ी को जलाते हो आप, देखो एक उदाहरण बता रहा हूं। लकड़ी को आप सब जलाते हो, है ना? सब जलाते हो पक्का। लकड़ी के ऊपर में कोई पात्र को रख देते हैं, नीचे में पूरा काला काला जम जाता है, जमता है, वही तो कोयला है, वही तो कोयला है। और वो जो गैस बन के ऊपर उड़ रहा है, काला काला जो गैस है, वही तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना? और लकड़ी जलने के बाद में राख बन जाता है सफेद, उसके बाद देखना एक और काला काला चीज बचता है, वो कोक है, कोयला है। उसको हम कहते हैं काष्ठ का कोल कहते हैं। काष्ठ का कोल माने लकड़ी का कोयला कहते हैं। ये भी ईंधन के रूप में उपयोग होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, पानी निकला और CH3COONA बना, सोडियम का लवण प्राप्त होता है। इसका नाम होता है बच्चों सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। ये हो गया धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया। अब हमारे पास में एक और अभिक्रिया है, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट हमेशा याद रखिए, जहां भी बाई शब्द जुड़ा है वहां हाइड्रोजन, सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो हाइड्रोजन वहां है, सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3। तो एसिडिक अम्ल की क्रिया हम NaHCO3 से कराते हैं। CH3COOH धन NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट देख लीजिए, दो अणु लीजिए इसका, और ये भी दो अणु लीजिए, CH3COONA, और ये दो H बचा है H2, यहां फिर H2 और CO3, माने CO3 दो अणु बनेगा।
तो ये हो जाएगा आपका H2, कुल मिला के ये 2 अणु समझिए, तो 2 3 6 ऑक्सीजन और 2 कार्बन, तो 2CO2 धन H2O, तो 2 2 4 और 1 5 है ना, 6 होना चाहिए, 2 3 6, 2 2 4 और 1 5, ठीक है ना। ये नवजात ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ये नवजात ऑक्सीजन रिलीज करता है, देख लेते हैं। 2CH3COONA प्लस CO2 धन H2O, और ये नवजात ऑक्सीजन रिलीज करता है। और वो नवजात ऑक्सीजन कोई भी कहना चाहिए ऑक्सीकरण करने के लिए माने मौजूद रहता है, अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया कराते हैं हम एसिटिक अम्ल में, तो 2NaHCO3 के साथ CH3COONA सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। इस प्रकार अगला जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, अल्टीमेट हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से आज हमने महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत एसिटिक अम्ल के बनाने की शीघ्र सिरका विधि एवं भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। धन्यवाद।